डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? शाम के बजे हैं 6 और बाहर बरसात हो रही और मौसम सुहाना बना हुआ है। इस सुहावनी मौसम में आज हम बात करेंगे आवेश के गुणधर्मों पर। आवेश के हम 4 गुणधर्म पढ़ेंगे: आवेश की योज्यता, आवेश की निश्चलता, आवेश रक्षण का नियम, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, तो हम यहाँ पे आवेश के गुणधर्म पढ़ने से पहले हम आवेश का मात्रक या सिंबल, हम आवेश को कैसे दिखाते हैं, आवेश का अगर हम मात्रक बताएं, सॉरी सिंबल बताएं, यानी आवेश का अगर हम प्रतीक बताएं तो हम आगे से यूज करेंगे। इसको हम दिखाते हैं या तो कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से हम दिखाएंगे। ठीक है, तो सिंबल जो बनेगा, आवेश का जो सिंबल बनेगा वो किससे दिखाएंगे, कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से। ठीक है, आवेश का जो ऐसा ही मात्रक होता है, आवेश का जो ऐसा ही मात्रक होता है ये होता है कूलाम। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल सी से। ठीक है, ये ऐसा ही मात्रक है। और अगर हम आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक देखें, आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक देखें तो या तो होता है, हम ये कहते हैं फ्रैंकलिन। ठीक है, या फिर ये मात्रक होता है ESU। ठीक है, और ESU मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम। फ्रैंकलिन या ESU मात्रक, ESU का यहाँ पे अर्थ है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का यहाँ पे अर्थ है स्थिर विद्युत इकाई। ठीक है, यहाँ पे अर्थ है स्थिर विद्युत इकाई। ESU का यहाँ पे अर्थ है स्थिर विद्युत इकाई। तो आपसे पूछा जाए कि सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होगा, तो या तो हम कहेंगे फ्रैंकलिन या फिर हम ये कहेंगे स्थिर विद्युत इकाई क्या होती है, स्टेट कूलाम। ठीक है, तो या तो होता है फ्रैंकलिन या होता है स्टेट कूलाम। स्थिर विद्युत इकाई जो है, स्थिर विद्युत इकाई का इकाई जो मात्रक है वो क्या है, स्टेट कूलाम। समझ रहे हैं आप? सीजीएस पद्धति मात्रक क्या होगा, या तो फ्रैंकलिन होगा या स्टेट कूलाम होगा। स्टेट कूलाम क्या है, स्थिर विद्युत इकाई है, यानी स्थिर विद्युत मात्रक है। ठीक है, अब देखो इसमें ये 2 मात्रक हमने पढ़े, इनमें हम आपस में संबंध भी देखेंगे कि संबंध क्या होता है। ठीक है, एक मात्रक होता है EMU मात्रक, एक तो हमने अभी पढ़ा ESU मात्रक। आवेश का ESU मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम होता है। और आवेश का EMU मात्रक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, इसको हम हिंदी में लिखते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक कहते हैं, इकाई कहते हैं। ठीक है, EMU मात्रक क्या होता है, एब कूलाम। EMU मात्रक होता है एब कूलाम। ठीक है, ESU मात्रक होगा स्टेट कूलाम, EMU मात्रक होगा एब कूलाम। ठीक है, अब इनमें अगर हम आपस में संबंध देखें तो संबंध हम बताते हैं कि एक कूलाम यानी कूलाम और ESU मात्रक क्या है, स्टेट कूलाम। ESU मात्रक क्या है, स्टेट कूलाम। इनमें संबंध क्या होता है, एक कूलाम बराबर होते हैं 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। ठीक है, स्टेट कूलाम कहते हैं चाहे ESU कहते हैं। ठीक है, एक कूलाम में कितने, 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं। EMU और ESU में अगर हम संबंध देखें तो क्या होता है, एक एब कूलाम बराबर होते हैं 3 × 10⁻10 स्टेट कूलाम। ठीक है, 10⁻10 स्टेट कूलाम कहते हैं या ESU कहते हैं। ठीक है, अब इनमें अगर हम कूलाम में यानी इन कूलाम, स्टेट कूलाम, एब कूलाम, इन तीनों में संबंध अगर हम देखें, इन तीनों में अगर हम संबंध बनाना चाहें तो हम क्या बना सकते हैं, देखिए इन तीनों में अगर हम संबंध बनाना चाहें तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। देखो ये जो 3 × 10⁻10 स्टेट कूलाम है, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये कितना हुआ, 10 कूलाम बनाइए। 3 × 10⁹ तो क्या है, 3 × 10⁻9 क्या है, 1 कूलाम है। 10 और बचा तो कितना बना, 10 कूलाम बना। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 10 को अगर हम इस तरफ लेके आए, ये इसके बराबर है और इसके बराबर कौन है, 10 कूलाम। अगर हम 10 को नीचे लेके आए तो ये क्या बनेगा, 1/10 एब कूलाम बन जाएगा और ये कितना बनेगा, 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम बनेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 कूलाम बराबर कितने, 1/10 एब कूलाम। ठीक है, और बराबर में कितने लिखेंगे हम, 3 × 10⁻9
स्टेट कूलाम, या फिर हम कहते हैं ESU। समझ रहे हैं? तो ये संबंध आपको ध्यान में रखना है, ये वाला जो संबंध है ये आपको ध्यान में रखना है कि 1 कूलाम बराबर 1/10 1 कूलाम, और ये बराबर किसके होगा? 3 × 10⁻9 ESU या फिर स्टेट कूलाम के बराबर होगा। ठीक है, ये नॉर्मल बात थी। अभी तो आपको मात्रा का कूलाम ही ध्यान में रखना है। ये स्टेट कूलाम और ये जो 1 कूलाम है ये हमारे इतने ज़्यादा काम में नहीं आते हैं। ठीक है, एक मात्रक होता है आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है, सबसे छोटा जो मात्रक होता है वो तो फ्रैंकलिन होता है, और आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो होता है फैराडे। ठीक है, एक मात्रक हम आगे फैराडे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये मात्रक धारिता का होता है, चालक की जो धारिता होती है उसका मात्रक होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि मात्रक क्या होता है? फैराडे, न कि फैराड। ठीक है, और एक कूलाम में और फैराडे में अगर हम संबंध देखें तो एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होते हैं। ये सबसे बड़ा मात्रक। ठीक है, ये जो फैराडे है ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। सबसे छोटा मात्रक कौन सा है? फ्रैंकलिन। ठीक है, ध्यान में रखोगे। अब हम यहाँ पे आवेश के गुणधर्मों पे आते हैं। आवेश का जो पहला गुणधर्म है आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता का मतलब ये होता है कि आवेश जो है, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है, यानी इसमें डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसमें केवल मान होगा। अदिश राशियां कौन सी होती है? जिनमें केवल मान होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो आवेश क्या है? अदिश राशि है। अब अदिश राशियों को हम क्या कर सकते हैं? अदिश राशियों को हम मैथ्स में जैसे हम योग करते हैं वैसे ही हम राशियों को जोड़ सकते हैं। जैसे आवेश की योज्यता का मतलब ये होता है कि किसी भी निकाय का जो टोटल आवेश है, किसी भी निकाय का टोटल जो आवेश है उसमें निहित जो आवेश है, उसमें निहित आवेश का क्या होता है? बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग का मतलब होता है कि हम जैसे मैथ्स में योग करते हैं वैसे ही योग कर सकते हैं। और सदिश योग करने के लिए कुछ नियमों का हमें पालन करना होता है। और साधारणतः आप पढ़ते हो एक सूत्र कैपिटल R² बराबर आप पढ़ते हो P² + Q² + 2PQ cos थीटा। ठीक है, थीटा P और Q सदिश के बीच का कोण है। तो यहाँ पे सदिश अगर राशियां होती, सदिश अगर हम राशियों को जोड़ते हैं तो उनमें हमें सदिश योग के नियमों का पालन करना होता है। उसमें थीटा देखना होता है कि थीटा किस तरफ है, थीटा कितना है। ठीक है, लेकिन अदिश राशियों के लिए ऐसा हमें ध्यान में रखना आवश्यक नहीं है। देखो हम क्या कह रहे हैं, आवेश की योज्यता, यानी हम आवेश को वैसे ही जोड़ सकते हैं जैसे हम मैथ्स में जोड़ करते हैं। ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं कि कोई निकाय है हमारे पास, ये वाला कोई निकाय है, इस निकाय में हमारे पास एक 3Q आवेश है, एक हम ये कहते हैं कि 4Q आवेश है। ठीक है, 3 कूलाम आवेश है, 4 कूलाम आवेश है। आवेश को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Q से। एक हमने कह दिया कि -Q आवेश है। ठीक है, तो इस निकाय का जो टोटल आवेश निकल के आएगा वो कितना आएगा? 6 कूलाम आएगा। जैसे 4, यानी हम वैसे ही योग करेंगे, जैसे 4 3 7 में से एक चला गया तो टोटल कितना बचा? 6 कूलाम बचा। ठीक है, तो इस निकाय का अगर हम आवेश देखें तो कितना होगा? 6Q, या फिर हम ये कहते हैं कि कितना होगा? 6 कूलाम। समझ रहे? तो किसी भी निकाय का किसी भी बॉडी का टोटल जो आवेश होता है, यानी कुल जो आवेश होता है, वो उसमें निहित जो आवेश हैं, जितने भी उसमें निहित आवेश हैं, उसमें समाहित आवेश हैं, उन सभी का क्या होता है? बीजगणितीय योग होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक साथ में आपको ये ध्यान में रखना है कि आवेश जो होता है वो आवेश पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये आवेश पॉजिटिव है, ये आवेश पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आवेश पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। द्रव्यमान भी एक अदिश राशि है, लेकिन द्रव्यमान सदैव क्या होगा? प्लस नहीं होगा। द्रव्यमान सदैव क्या होगा? धनात्मक ही होगा। हम कभी ये नहीं कहते कि -5 kg चीनी दो, ऋणात्मक 5 kg चीनी दो। ठीक है, तो धनात्मक होता है सदैव द्रव्यमान, और जो आवेश होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखो, दूसरा हमारे पास गुण है आवेश की निश्चरता। आवेश की निश्चरता का मतलब होता है, जैसे आइंस्टाइन का एक विशिष्ट अपेक्षितता के सिद्धांत है, उसमें एक समीकरण दिया हुआ है, स्मॉल m बराबर दिया हुआ है m0/√1 - v²/c²। ठीक है, यहाँ पे देखो m0 जो है वो क्या है? रेस्ट मास है, विराम द्रव्यमान है। पदार्थ अगर कोई भी बॉडी या कोई भी निकाय विराम अवस्था में है उस समय उसका वो द्रव्यमान है, इसको हम कहते हैं रेस्ट मास। और ये वाला जो द्रव्यमान है वो निकाय का द्रव्यमान है या बॉडी का द्रव्यमान है। ठीक है, और ये वाला जो है v, ये बॉडी का वेग है, और c यहाँ पे क्या है? प्रकाश का वेग है। ये कांस्टेंट रहेगा। c यहाँ पे प्रकाश का वेग है। c कितना होता है?
3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये कांस्टेंट रहेगा, v चेंज हो सकता है, बॉडी का v चेंज हो सकता है, ठीक है। अब इसमें देखो कि अगर हम ये देखें कि v का मान यानी किसी बॉडी का वेग अगर प्रकाश के वेग के पास है, यदि किसी बॉडी का वेग प्रकाश के वेग के पास है तो क्या होगा कि इसमें v का मान अगर जैसे जैसे c के पास आता जाएगा, किसी भी बॉडी का वेग प्रकाश के वेग से ज्यादा तो हो नहीं सकता, प्रकाश के वेग के पास जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम v का मान ज्यादा बताएं कि v का मान अगर c के आसपास है तो ये वाला जो मान बनेगा, ये वाला मान क्या होगा, 1 के पास आता जाएगा, ठीक है। ये वाला मान 1 के पास आता जाएगा। ये मान जैसे जैसे 1 के पास आता जाएगा वैसे वैसे ये वाला जो मान होगा m जो होगा यानी ये टोटल जो मान होगा ये बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे v बढ़ेगा c के पास आएगा वैसे वैसे ये वाला मान क्या होगा, कम होता जाएगा। वैसे वैसे स्मॉल m जो होगा वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो वेग के साथ पिंड का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। साधारण जीवन में अगर हम देखें तो हमारा वेग जो होता है, हमारा वेग है किसी भी बॉडी का वेग है वो कितना होता है, 100 मीटर पर सेकेंड होता है या फिर 150 मीटर पर सेकेंड होता है। तो उस समय हम v को क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, किसकी तुलना में, c की तुलना में, क्योंकि ये वाला वेग बहुत ज्यादा है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी ये बहुत ज्यादा वेग है किसकी तुलना में, साधारण जीवन में जो बॉडी चल रही है उनकी तुलना में c का मान बहुत ज्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं, साधारण जीवन में हम v को बहुत छोटा लेंगे, अगर v बहुत छोटा होगा तो इसको हम क्या मान सकते हैं, न के बराबर मान सकते हैं। और जब हम न के बराबर मानेंगे उस समय m किसके बराबर होगा, m नॉट के बराबर होगा, यानी रेस्ट मास जो होगा वो बॉडी के द्रव्यमान की क्या होगा, बराबर ही होगा। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन चलता है इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है लगभग कितना होता है, 10⁶ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये वाला वेग प्रकाश के वेग के लगभग समान है, लगभग उसके पास पहुंच रहा है। उस समय इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये वाला मान जैसे जैसे v का मान बढ़ेगा ये टोटल जो मान है वो क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ये छोटा होगा तो स्मॉल m का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो वेग के साथ द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है, चेंज होता है, लेकिन ऐसा आवेश में नहीं होता, ठीक है। आवेश में ऐसा नहीं होता। आवेश की निश्चलता का मतलब यही होता है कि आवेश जो होता है उसका वेग चाहे कितना भी हो, आवेश कितना भी हो, जैसे इलेक्ट्रॉन अगर 10⁶ मीटर पर सेकंड के साथ चल रहा है तो इसका द्रव्यमान तो बदल जाएगा लेकिन इसका आवेश है उतना ही रहेगा। कितना रहेगा, 1.6 × 10⁻19 कूलम ही रहेगा, इसका आवेश नहीं बदलेगा, ठीक है। तो आवेश की निश्चलता का मतलब होता है कि आवेश जो है उस पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो स्थिर है चाहे वो किसी भी वेग से गतिमान है, उसका आवेश क्या रहना है, उतना ही रहना है। किसी भी पिंड का किसी भी कण का जो आवेश है उतना ही रहना है, आवेश चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखोगे। आवेश की निश्चलता का मतलब क्या हुआ कि पिंड का द्रव्यमान या किसी भी बॉडी का द्रव्यमान बदल जाएगा वेग के साथ, लेकिन आवेश कभी भी नहीं बदलेगा, चाहे वो कण रेस्ट में हो चाहे वो कण किसी भी वेग से गति कर रहा हो यानी वेग पर डिपेंड नहीं करेगा, आवेश नियत रहेगा, ठीक है। अब देखो एक हमारे पास राशि होती है Q/m, इसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट आवेश कहते हैं, ठीक है। अब देखो वेग के साथ Q तो नहीं बदलेगा लेकिन m बदल जाता है। बॉडी का जो द्रव्यमान होता है, किसी कण का जो द्रव्यमान होता है वो वेग के साथ क्या हो जाता है, बदल जाता है। और देखो स्मॉल m जो है, अगर हम वेग बढ़ा दें किसी कण का तो स्मॉल m क्या होगा, बढ़ेगा। स्मॉल m बढ़ने से क्या होगा, विशिष्ट आवेश जो होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो विशिष्ट आवेश किस पे डिपेंड करता है, वेग पे डिपेंड करता है, ठीक है। ध्यान में रखोगे Q वेग पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये ध्यान में रखोगे। Q जो होता है Q वेग पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ध्यान में रखोगे। Q यहाँ पे क्या है, आवेश है, तो Q जो होगा वो तो वेग पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन Q/m जो है वो क्या है, विशिष्ट आवेश है, ये डिपेंड करेगा, ठीक है। Q/m जो है वो वेग पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वेग बढ़ने से क्या होगा, स्मॉल m कम हो जाएगा, स्मॉल m कम होने से विशिष्ट आवेश क्या हो जाएगा, वेग बढ़ने से स्मॉल m क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, स्मॉल m बढ़ने से विशिष्ट आवेश क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखोगे। ये होता है आवेश की निश्चलता। आवेश की निश्चलता का नियम अगर आप लिखना चाहो तो आप ये लिखोगे कि आवेश जो होता है उस पर वेग का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आवेश जो होता है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है,
चाहे वो आवेश विराम अवस्था में, चाहे आवेश गतिमान अवस्था में, उसका जो आवेश है वो चेंज नहीं होगा, उतना ही रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, आगे देखो तीसरा, आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण क्या होता है? आवेश संरक्षण के बारे में हम बताने के लिए क्या कह सकते हैं कि जैसे किसी भी विलगित निकाय का, जैसे आपने एक घिसा पिटा वाक्य पढ़ा है, आपने 10th क्लास में कई बार एक गीत पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि आवेश को न तो, जैसे द्रव्यमान के बारे में था, द्रव्यमान को न तो हम नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। द्रव्यमान को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम क्या कर सकते हैं? स्थानांतरित कर सकते हैं। सॉरी, ऊर्जा के बारे में आपने पढ़ा था कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता। द्रव्यमान में भी द्रव्यमान संरक्षण के नियम में भी ऐसा होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम में भी ऐसा होता है, ऐसे ही आवेश संरक्षण के नियम में होगा। ऊर्जा संरक्षण के नियम में आपने पढ़ा है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आवेश संरक्षण का नियम है। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है कि कोई भी विलगित निकाय है, विलगित निकाय का मतलब होता है तना निकाय। तना निकाय का मतलब है कि वो आसपास से क्या है, आसपास उसका जो वातावरण है उससे वो क्या है, अलग है, यानी उस पर आसपास के वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी विलगित निकाय का, देखो एक बात तो साथ में हम ये लिख सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और आवेश को न ही नष्ट किया जा सकता है। और किसी विलगित निकाय का, जैसे हम ये लिख सकते हैं कि किसी विलगित निकाय का आवेश क्या रहता है? संरक्षित कह दें। ठीक है, संरक्षित कह दें, या फिर हम ये कह दें कि नियत रहता है। ठीक है, विलगित निकाय का आवेश संरक्षित रहता है या नियत रहता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अभिक्रिया हम करवाते हैं, जैसे आपने द्रव्यमान संरक्षण के नियम में भी पढ़ा होगा कि द्रव्यमान किसी भी अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान और बाद का द्रव्यमान क्या रहता है? बराबर रहता है। ठीक है, ऐसे ही आवेश संरक्षण का नियम है कि किसी भी प्रक्रिया को संपन्न करवाने के बाद, किसी भी प्रक्रिया को संपन्न करवाने के बाद प्रक्रिया से पहले का आवेश और प्रक्रिया के बाद का आवेश क्या रहता है? बराबर रहता है। ठीक है, प्रक्रिया से पहले का आवेश और प्रक्रिया के बाद का आवेश क्या रहता है? बराबर रहता है। इसे हम आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी विलगित निकाय का, विलगित का मतलब होता है अलग थलग निकाय, तन्हा निकाय। ठीक है, तन्हा निकाय, अलग थलग निकाय कह सकते हैं। तो विलगित निकाय का आवेश क्या रहता है? संरक्षित या नियत रहता है, यानी आवेश बदलता नहीं है। ठीक है, टोटल आवेश जो होता है वो उतना ही रहता है। ठीक है, जैसे हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक बॉडी है, ये मान लो कि हमारे पास एक बॉडी, ठीक है, और आपसे कहा गया है कि इसमें जो आवेश है 6Q है। ठीक है, और ये हम कहते हैं कि 6Q है, 2Q है और -3Q है। ठीक है, इस बॉडी को हमने क्या कर दिया? हिला दिया। ठीक है, हमने कोई प्रक्रिया संपन्न करवाई, इस बॉडी के पास ये कोई विलगित बॉडी है, विलगित निकाय है, आसपास से वो अलग है। ठीक है, इसको हमने हिलाया, हिलाने के बाद में अगर हम टोटल आवेश यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे अगर हम टोटल आवेश देखें इसी बॉडी का, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 4Q है। ठीक है, 4Q है और हमने लिख दिया 2Q है। ठीक है, अब और आवेश इसके पास कौन सा है? जैसे मान लो ये जो होगा वो कितना होगा, तो हम कैसे बता सकते हैं इसके बारे में कि पहले का आवेश और बाद का आवेश क्या रहना है? बराबर रहना है। इसको हम Q1 से डिनोट कर दें, Q1 Q2 Q3, इसको हम ऐसे लिख दें Q1 + Q2 + Q3, और बाद का जो आवेश है इसको हम दिखा दें Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश। तो पहले कितना है? 6Q + 2Q - 3Q। ठीक है, ऐसे ही जोड़ेंगे हम, इसका आवेश टोटल कितना है ऐसे ही जोड़ेंगे, बराबर क्या होगा? 4Q + 2Q, और ये हमें नहीं पता Q3 डैश कितना है, हमें नहीं पता, निकाल सकते हैं हम। देखो ये कितना हो जाएगा? 6 2 8, 8 में 3 चले गए, 5Q बचा, बराबर 4 2 6, ये होगा 6Q प्लस क्या बना? Q3 डैश। ठीक है, अब Q3 डैश कितना होगा? Q3 डैश कितना हो जाएगा? -1Q, -Q हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा वो कितना आएगा? -Q आएगा। 6Q को हम इस तरह भेजें तो ये माइनस में चला जाएगा, कितना बचा? माइनस का Q बचा, तो Q3 डैश कितना होगा? -Q होगा। ठीक है, तो पहले का आवेश और बाद का आवेश समान है, आवेश नहीं बदला। ठीक है, उस बॉडी में जो
कण है उनका आवेश तो बदल सकता है, लेकिन टोटल बॉडी का जो निकाय का जो आवेश है वो कितना रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, ये आवेश संरक्षण का नियम था। एक जैसे मान लो आपने उदाहरण पढ़ा कि कांच की छड़ है, कांच की जो छड़ है उसको अगर हम रेशम के कपड़े के साथ रगड़े, रेशम के कपड़े के साथ रगड़े, अगर हम कांच की छड़ को, पहले एक कांच की छड़ है हमारे पास, एक रेशम का कपड़ा है, कांच की छड़ के पास कोई आवेश नहीं है, रेशम के कपड़े के पास भी कोई आवेश नहीं है। ठीक है, टोटल आवेश 0 है। फिर हमने उनको रगड़ा आपस में, रगड़ने के बाद में अगर हम देखें तो जितना आवेश कांच की छड़ के पास आएगा धनात्मक, जैसे हमने कह दिया कि +4 आया, उतना ही माइनस में विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाएगा रेशम के कपड़े के पास। अब अगर इन दोनों का संयुक्त निकाय के रूप में इनको अगर माने और टोटल आवेश देखें, अब भी कितना है, 0 ही है। पहले दोनों के पास कोई आवेश नहीं था, हमने इनको रगड़ा, रगड़ने के बाद में भी अगर हम टोटल आवेश देखें +4 -4, टोटल आवेश कितना है, 0 ही है। ठीक है, तो एक अभिक्रिया हमने संपन्न करवाई, हमने रगड़ा, तो प्रक्रिया से पहले का आवेश जब हमने रगड़ा नहीं था उसमें भी आवेश 0 था, रगड़ने के बाद में संयुक्त निकाय का जो आवेश बना वो भी कितना बना, 0 ही बना। ठीक है, एक उदाहरण हम जैसे नाभिकीय अभिक्रियाओं में देखते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया में देखते हैं, जैसे आपको रेडियो ये पढ़ते हो, रेडियो की अभिक्रियाएं पढ़ते हो, नाभिकीय अभिक्रियाएं पढ़ते हो, आगे आप शायद ये 15वां जो चित्र है उसमें आप पढ़ोगे। जैसे एक अभिक्रिया हम लिखते हैं 92 यूरेनियम 235। ठीक है, अब इससे अगर हम क्या करते हैं कि अल्फा कण बाहर निकालते हैं, अल्फा कण क्या होता है, 2He4। ठीक है, 2He4 यानी द्विआयनित हीलियम होता है। हीलियम का सूत्र क्या है, 2He4 हीलियम का सूत्र है। ठीक है, इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 2 हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम बाहर निकाल दें, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें तो इसके पास जो आवेश आएगा वो धनात्मक आवेश आ जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन कितने रहेंगे। ठीक है, तो द्विआयनित हीलियम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। यानी इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाए तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा कण मिलेगा। ठीक है, अगर हमने एक अल्फा कण अगर हमने बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 90 थोरियम, 235 नहीं 238 लिख रहे। ठीक है, 90 थोरियम, ये कितना बचा, 234। ठीक है, तो ये नीचे वाली जो संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या को बताती है, और प्रोटॉन ही हमें आवेश बताएगा किसी तत्व में कितने प्रोटॉन हैं। जितने प्रोटॉन हैं उनको हम अब एक प्रोटॉन के आवेश से गुणा कर दें तो हमारे पास टोटल आवेश आ जाएगा। तो यहाँ पे 92 प्रोटॉन है तो आवेश कितना होगा, 92 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश हो जाएगा। ठीक है, बाद का आवेश अगर हम देखें तो 90 तो ये है, 2 ये 92, यानी बाद का आवेश भी 92 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, बरसात फिर से स्टार्ट हो गई है। देखो इसमें देखो कि पहले का आवेश और बाद का आवेश क्या है, बराबर ही है। एक हम जैसे देखते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का एक हम उदाहरण लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके पास नेगेटिव आवेश होता है, इसका प्रतिकण यानी विपरीत कण है पॉजिट्रॉन, इसका समान ही होगा लेकिन उसके पास प्रकृति भिन्न होगी। इसके पास क्या होता है, प्लस में आवेश होता है। ठीक है, इन दोनों को अगर मिलाएं, आवेश दोनों के पास समान ही होता है, प्रकृति अलग अलग होती है। इन दोनों को मिलाएं तो एक दूसरे को विनाश कर देंगे, यानी एक दूसरे को खत्म कर देंगे, क्योंकि इसके पास नेगेटिव आवेश है। कितना, इसके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है। इसके पास कितना आवेश है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, गामा बनाते हैं। और गामा क्या होता है, फोटोन होता है। ठीक है, या फिर हम ये कहते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। और फोटोन का आवेश कितना होता है, 0 ही होता है। तो टोटल आवेश पहले भी 0 था, अब भी, यानी अभिक्रिया संपन्न होने के बाद में भी कितना है, 0 है। तो पहले का आवेश और बाद का आवेश क्या रहता है, बराबर रहता है। इसे हम आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, एक जैसे मान लो कि न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनता है, न्यूट्रॉन का क्षय होता है। न्यूट्रॉन को हम कैसे दिखाते हैं, 0 n 1 से। न्यूट्रॉन के पास आवेश नहीं है, द्रव्यमान संख्या 1 है। ठीक है, न्यूट्रॉन बदलेगा किसमें, क्षयित होने के बाद में किसमें बदलता है, प्रोटॉन के रूप में। तो 1p1 लिखते हैं। ठीक है, ये प्रोटॉन बना। अब पहले का आवेश और बाद का आवेश बराबर रहना चाहिए, तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 है। अगर यहाँ पे 0 तो बाद में भी क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन साथ में और निकलता है, इसको हम दिखाते हैं -1e0 से। ठीक है, तो पहले का आवेश कितना है, 0 है, बाद का आवेश भी कितना है, 0 है। तो आवेश संरक्षण के नियम का इसमें पालन हो रहा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसमें आवेश का क्वांटीकरण, ये इंपॉर्टेंट है। आवेश का क्वांटीकरण जो है वो इन सभी गुणों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर कुछ क्वेश्चन भी हम करेंगे।
आवेश का क्वांटीकरण। और एक जो जैसे मान लो आवेश संरक्षण का नियम हमने पढ़ा था कि आवेश संरक्षण के नियम के बारे में आपको एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि आवेश संरक्षण का जो नियम है वो अगर हम देखें कि ये एक आनुभविक नियम है। वैसे इसमें प्रैक्टिकली हम इसका प्रूफ नहीं दे सकते, लेकिन इसका कोई अपवाद भी नहीं है। ठीक है, इसका कोई अपवाद नहीं है अभी तक। तो हम आवेश का क्वांटीकरण पढ़ रहे थे। आवेश का क्वांटीकरण का अर्थ क्या होता है कि किसी भी वस्तु को यानी क्वांटीकृत राशियां कौन सी होती हैं? क्वांटीकृत राशियां वो होंगी जिनका एक नियत मान वस्तु को दिया जा सकता है और एक नियत मान ही वस्तु से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही लागू होता है किस पर? आवेश पर। ठीक है, किसी भी बॉडी को, किसी भी निकाय को अगर हम आवेश देना चाहते हैं तो एक नियत मान आवेश का हम दे सकते हैं। सतत नहीं दे सकते, लगातार नहीं दे सकते, यानी एक लगातार मान चल रहा हो नहीं जा सकता। टुकड़ों में मान जाएगा, टुकड़ा एक निश्चित मान का होगा, हर मान उसको हम नहीं दे सकते। ठीक है, तो किसी भी वस्तु का, किसी भी बॉडी को अगर हमें क्या करना है, आवेशित करना है, तो हम क्या करेंगे, एक निश्चित मान ही वस्तु को हम देंगे और निश्चित मान ही उस वस्तु से हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, और वस्तु को आवेशित करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन वस्तु को देते हैं। तो सबसे छोटा जो मान होता है आवेश का, जो स्वतंत्र रूप से पाया जा सकता है, ठीक है, यानी स्वतंत्र रूप से जिसका अस्तित्व हो सकता है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो किसी वस्तु को अगर हमें आवेश देना है तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसके पूर्ण गुणज के रूप में ही आवेश वस्तु को हमें दे सकते हैं, उससे हमें बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो क्वांटीकरण का अर्थ ये होता है कि वस्तु को आवेश की एक निश्चित मात्रा ही दी जा सकती है और निश्चित मात्रा ही इस वस्तु से बाहर निकाली जा सकती है। और वो जो निश्चित मात्रा होती है और जो न्यूनतम मात्रा होती है जिसका अस्तित्व है, प्रकृति में है, वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है। यानी वस्तु को आवेशित करने के लिए हम 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, 4 देंगे, 1.5 नहीं दे सकते, 2.5 नहीं दे सकते, 5.5 नहीं दे सकते। यानी इलेक्ट्रॉन जो होगा 1 जाएगा, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, 2.5 नहीं जाएंगे, 3.5 नहीं जाएंगे, 1.5 नहीं जाएंगे, 2.25 नहीं जाएंगे। समझे? तो जो नियत मान दिया जाता है उस नियत मान को हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। और ऐसी जो राशि होती है उस राशि को हम क्या कहते हैं, क्वांटीकृत राशि कहते हैं। तो आवेश क्या है, क्वांटीकृत राशि है। ठीक है, और जो निश्चित मान होता है उसे हम क्या कहते हैं, उस राशि का क्वांटा कहते हैं। क्वांटा कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो आवेश की क्वांटीकरण का ये अर्थ होता है कि आवेश किसी वस्तु को देना है, यानी किसी वस्तु को हमें आवेशित करना है तो एक निश्चित मान उस वस्तु के पास दिया जाएगा, उस निश्चित मान ही उस वस्तु से बाहर निकाला जाएगा। यानी उसको अगर हमें धनावेशित करना है तो एक निश्चित मान बाहर निकालेंगे, उसे हम ऋणावेशित करते हैं तो एक निश्चित मान ही उस वस्तु को हम देंगे। ये क्वांटीकरण का अर्थ होता है। ठीक है, तो अगर वस्तु को हम, जैसे मान लो इस बोर्ड को हम आवेशित करना चाहते हैं, तो हम ऋणावेशित करना चाहते हैं मान लो, तो इसको हम जितने इलेक्ट्रॉन देंगे उस हिसाब से क्या होता जाएगा, ऋणावेशित होता जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, 5 देंगे, 1.5 नहीं दे सकते, 2.5 नहीं दे सकते, यानी उसका हम अपूर्ण गुणज नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे आवेश का कितना मान संभव है, आवेश का कितना मान संभव है, Q बराबर 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, Q बराबर कितना दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, Q बराबर कितना दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। यानी इसका ये मतलब हुआ कि आवेश का जो मान होगा वो क्या होगा, Ne होगा। ठीक है, Ne होगा, यानी N की जगह हम 1 2 3 4 5 ले सकते हैं। E यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। तो आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, एक पूर्ण गुणज के रूप में ही हम आवेश को दे सकते हैं। E का मान यहाँ पे हमें पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो इससे हमारे पास एक सूत्र निकल के आता है, क्या सूत्र आएगा, जैसे हम क्या दे सकते हैं आवेश वस्तु को, या उस वस्तु से बाहर निकाल सकते हैं, क्या दे सकते हैं, E दे सकते हैं, 2E दे सकते हैं, 3E दे सकते हैं, 4E दे सकते हैं, पूर्ण गुणज के रूप में दे सकते हैं। क्या नहीं दे सकते, 3/2 E नहीं दे सकते, 1/4 E नहीं दे सकते। ठीक है, इससे जो सूत्र बनेगा वो क्या बन जाएगा, आवेश का मान हम क्या दे सकते हैं, ये वाला दे सकते हैं। इससे जो सूत्र बनेगा वो क्या बन जाएगा, इससे सूत्र बन जाएगा Ne। ठीक है, N का मान 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम आवेश दे सकते हैं, Q बराबर -E दे सकते हैं, -2E दे सकते हैं, -3E दे सकते हैं, -4E दे सकते हैं, यानी -Ne। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर अगर हम लिखें, इन दोनों को मिलाकर अगर हम एक सूत्र बनाएं,
इन दोनों को मिलाकर अगर हम एक सूत्र बनाए तो क्यू बराबर क्या बनेगा, प्लस माइनस एन ही सूत्र बन जाएगा। ये सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। ये सूत्र आपको याद रखना है, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ही, ठीक है। बाहर बादल हुए हुए, गर्मी ज्यादा है, बरसात तो आने वाली है, एक बार पहले आ चुकी है। तो क्यू बराबर प्लस माइनस क्या बना, एन ही सूत्र बना, ठीक है। अब देखो इस सूत्र के आधार पर हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे मान लो कि आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु को हमें 1 कूलम आवेश देना है, 1 कूलम आवेश देने के बाद में उसे हमें धनावेशित करना चाहते हैं। 1 कूलम आवेश से वस्तु को हम क्या करना चाहते हैं, 1 कूलम आवेश से वस्तु को हम क्या करना चाहते हैं, धन आवेशित। धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना वस्तु को, अगर हम धनावेशित कर रहे हैं, वस्तु को अगर हम धनावेशित कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 कूलम आवेश हमें वस्तु को देना है, ठीक है। 1 कूलम आवेश वस्तु को देना है, यानी उसको हम क्या कर रहे हैं धनावेशित कर रहे हैं। धनावेशित करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उससे बाहर निकालेंगे। सूत्र हमारे पास वही है, सूत्र क्या होगा, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा, ठीक है। ई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश है, एन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं। क्यू यहाँ पे क्या है, आवेश है, कितना कूलम आवेश देना है हमें, 1 कूलम आवेश देना है, ठीक है। 1 कूलम बराबर हम क्या लिखेंगे, एन इंटू 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एन बराबर क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19। इसको अगर हम ऊपर लेके चलें तो ये बन जाएगा 10 की पावर 19 बट्टे क्या जाएगा 1.6, पॉइंट यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, पॉइंट हटाते हैं तो ये बने 10 की पावर 20, ठीक है। 10 की पावर 20 बने तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये यहाँ पे हम लेते हैं 100, 2 हमने दशमलव हटा ली यहाँ से, 10 की पावर 18 बट्टे में कितने आ जाएंगे 16। 100 में अगर हम 16 का भाग दें तो हमारे पास ये मान कितना आ जाता है, ये मान आ जाता है 16×96, ये मान आ जाता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें, 1 कूलम आवेश में। 1 कूलम आवेश नाम तो हम छोटा सा पढ़ते हैं, ठीक है, 1 कूलम आवेश नाम तो छोटा सा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 10 की पावर 18, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। कुछ न्यूमेरिकल हम इस पर कल करेंगे, ठीक है, यानी इसी सूत्र पर हम कल करेंगे। आज अंधेरा हो गया है, बरसात भी आने वाली है, ठीक है, ओके।